सभी विद्यार्थियों का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढन की ऑनलाइन भौतिक विज्ञान की क्लास में एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। विद्यार्थियों, हमारा जो दूसरा पाठ है उस दूसरे पाठ में आजकल हम सब लोग गाउस के नियम के अनुप्रयोगों की श्रृंखला की बात कर रहे हैं। यदि आप लोगों को याद है तो अब तक हम लोगों ने गाउस के नियम के 3 अनुप्रयोग पढ़ लिए हैं। आपको याद दिला रहा हूं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अनंत लंबाई के रेखिक आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह मान आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन r। इसके बाद में हम लोगों ने अपरिमित अचालक समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी। यदि आप लोगों को ये याद है तो यह मान आया था E बराबर सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद में आखिरी में जो तीसरा अनुप्रयोग पढ़ा था वो ये था अनंत आकार की चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मान आया था E बराबर सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों ने 3 अनुप्रयोग हमारे ख़त्म कर लिए हैं। आज हम लोग एक नए अनुप्रयोग की शुरुआत कर रहे हैं। ये जो 3 हमारे बचे हुए अनुप्रयोग हैं ये विद्यार्थियों गोले से संबंधित है। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं आपके सामने है समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय कोश का दूसरा नाम है खोखला गोला। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेरिकल सेल। तो आप लोग इंग्लिश में इसको ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्पेरिकल सेल। समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके सामने है। यह कैपिटल R त्रिज्या का बच्चों एक खोखला गोला है। इस खोखले गोले को एक समान रूप से आवेशित किया गया है। एक समान रूप से हमने मान लिया है Q आवेश द्वारा इसको एक समान रूप से आवेशित किया गया है। अब हमारा मकसद है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर ज्ञात करनी है। अब हो सकता है हम जिस बिंदु की बात करें वो बिंदु खोखले गोले के बाहर हो सकता है वो बिंदु खोखले गोले के अंदर हो सकता है वो बिंदु खोखले गोले की सतह पर हो। अभी हमारी जो पहली कंडीशन है अभिष्ट बिंदु गोलीय कोश के बाहर है। हमने यह मान लिया है यह कोई बिंदु P है, यह खोखले गोले के बाहर है। इस बिंदु P की हमने मान लिया है खोखले गोले का जो केंद्र है इस केंद्र से दूरी है विद्यार्थियों स्मॉल r मान ली है। तो यहाँ पर एक कंडीशन बन चुकी है स्मॉल r का मान कैपिटल R से अधिक है। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कोष्टक में स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी अभिष्ट बिंदु खोखले गोले के बाहर है, गोलीय कोश के बाहर है। आप लोग साथ में नोट्स बनाते जाइए। आप कैसे लिखेंगे? आप लोग लिखेंगे कैपिटल R त्रिज्या वाले समरूप आवेशित गोलीय कोश, या बोल दीजिए कैपिटल R त्रिज्या वाला एक खोखला गोला जिसे Q आवेश द्वारा एक समान रूप से आवेशित किया गया है। इस खोखले गोले के कारण इसके बाहर खोखले गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सभी बच्चे ध्यान देंगे। हम सब लोगों को जानकारी है गाउस के नियम का प्रयोग करते हुए कहीं पर भी हम लोग जब तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं हम सब लोगों को विद्यार्थियों गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करना पड़ता है। यह गाउसीय पृष्ठ हम सब लोगों ने पहले ही चर्चा कर ली है। इस पृष्ठ की आकृति कैसी भी हो सकती है परंतु पृष्ठ का चुनाव इस प्रकार से किया जाता है सिमिट्री बनी रहे। तो यहाँ पर इस बिंदु P पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे O को केंद्र मानकर जितनी दूरी पर बिंदु है उतनी त्रिज्या का एक हम लोग काल्पनिक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ ले लेंगे। ये बच्चों हम लोगों ने स्मॉल r त्रिज्या का काल्पनिक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ बना लिया। अब बिंदु P इस स्मॉल r त्रिज्या वाले गोले के यहाँ पर है तो भी
केंद्र से दूरी कितनी r, यहां पर है तो भी दूरी कितनी रहेगी r, यहां पर है तो भी दूरी कितनी रहेगी r। इसका मतलब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि इस गाउसीय पृष्ठ के बिंदु P को हम लोग इस पृष्ठ पर कहीं पर भी ले, सर्वत्र दूरी क्या होगी, समान। जब दूरी समान होगी इसका मतलब हम ये बोलेंगे बिंदु P इस गाउसीय पृष्ठ की सतह पर कहीं पर भी हो, ये गाउसीय पृष्ठ जो हमने बनाया है यहाँ पर कहीं पर भी हो, प्रत्येक अवस्था में तीव्रता का परिमाण क्या रहेगा, समान रहेगा। परंतु विद्यार्थियों, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, अतः यहाँ पर दिशा बतानी पड़ेगी। इसकी जो दिशा है हम लोग 2-3 दिन से चर्चा कर रहे हैं लगातार, हमेशा दिशा होती है अभिष्ट बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वह हो गई है अभिष्ट बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। हम सब लोगों को जानकारी है कि गाउस के नियम का प्रयोग करते हुए जहां कहीं भी हमें तीव्रता ज्ञात करनी होती है, हम लोग विद्युत क्षेत्र वेक्टर E के साथ साथ एक क्षेत्रफल अल्पांश भी लेते हैं। अब यहाँ पर क्षेत्रफल अल्पांश कहाँ लेंगे, जहां पर आपका बिंदु P है। अब यहाँ पर क्षेत्रफल अल्पांश लेने के लिए आप लोगों को कल भी मैंने बताया था, आप इस टुकड़े को बाहर खींचते समय आपका हाथ किस दिशा में जा रहा है, जिस दिशा में आपका हाथ जा रहा है वो डायरेक्शन किसकी होगी, क्षेत्रफल अल्पांश की। तो विद्यार्थियों यह हो गया है, आपने कह दिया क्षेत्रफल अल्पांश वेक्टर ds, इसकी दिशा किधर हो गई, वेक्टर E की दिशा के अनुदिश। अब आप लोग अपनी कॉपी में नोट करना शुरू कीजिए। कैसे नोट करेंगे, ध्यान से सुनिए। कैपिटल R त्रिज्या वाला एक गोलीय कोश या बोल दीजिए खोखला गोला, जिसे एक समान रूप से Q आवेश द्वारा आवेशित किया गया है। इस खोखले गोले के बाहर इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या किया हमने, एक काल्पनिक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ बनाया है। तो हम क्या लिखेंगे, तीव्रता ज्ञात करने के लिए चित्र की भांति स्मॉल r त्रिज्या वाले गोलाकार गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। गोले में आप लोगों को जानकारी है केंद्र की परिधि से दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है। तो आप बोल देंगे गोलाकार पृष्ठ होने से अभिष्ट बिंदु P की सर्वत्र दूरी क्या रहेगी, समान। आप लोग इतनी बात करो मत, आप सीधा बोल दीजिए गोलाकार गाउसीय पृष्ठ होने से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तो समान रहेगा, परंतु इसकी दिशा चित्र की भांति अभिष्ट बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। आगे बात, इसके बाद में आपको चर्चा करनी है क्षेत्रफल अल्पांश की। आप ये भी बोलेंगे, यहाँ पर चित्र से यह भी स्पष्ट है कि क्षेत्रफल अल्पांश वेक्टर ds की दिशा भी वेक्टर E की दिशा के अनुदिश ही है। ये आपको बताई दिया अनुदिश क्यों है। आप लोग जैसे मान लीजिए बिंदु P यहाँ पर होता तो क्षेत्रफल अल्पांश टुकड़ा खींचने के लिए आपका हाथ इस दिशा में जाता, तो ये डायरेक्शन हो जाती। P बिंदु यहाँ पर होता तो P E की डायरेक्शन तो ये होती ही होती, क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा ये हो जाती। तो कहने का मतलब बच्चों वेक्टर E और वेक्टर ds दोनों एक दूसरे के अनुदिश हो गए हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा एवं गाउस का नियम। सारे बच्चे ध्यान से समझना, विद्युत फ्लक्स की जो हमारी परिभाषा है वो ये कहती है फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल वेक्टर E डॉट ds, और गाउस के नियम से आता है फाई का मान समेशन Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट। गाउस का नियम कहता है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों के योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। इसका आगे सॉल्यूशन निकालते हैं, सरल करते हैं, तो यह आ जाएगा विद्यार्थियों, इसको हम सरल करेंगे तो यह आ गया A डॉट B बराबर, सबके याद हो चुका है, A डॉट B बराबर AB कोस थीटा, तो यह आ गया है E ds कोस थीटा, और थीटा की जगह कोण किस किस के बीच का, वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच का। आपके चित्र की स्थिति से स्पष्ट हो रहा है वेक्टर E और वेक्टर ds एक ही दिशा में है, इसका मतलब वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच का कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। तो यहाँ पर आ गया ये कोस 0 बराबर समेशन Q,
पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों का योग। और आपने शुरुआत में क्या लिखा है, इस खोखले गोले को Q आवेश द्वारा एक समान रूप से आवेशित किया गया है। इसका मतलब समेशन Q की जगह क्या आ गया, Q बट्टे क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट। कोस 0 की वैल्यू 1, तो बाएं पक्ष में क्या आ गया हमारे पास में, E ds। अब E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोगों ने शुरुआत में यह बात समझ रखी है, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ होने का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान रहेगा। तो आप लोग यहां पर यह लिख देंगे, पृष्ठ गोलीय होने से तीव्रता का परिमाण समान रहता है। यानी E अपने आप में कैसी राशि बन गई, कांस्टेंट राशि। कांस्टेंट राशि को ले लीजिए बाहर, E आ गया बाहर, अंदर आ गया ds बराबर Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट। यहां तक सब बच्चों के बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अब ये E तो बाहर है ही, समाकलन के भीतर लिखा हुआ है 1 ds। 1 dx का समाकलन 1 dy का y, 1 dt का t, तो 1 ds का s। s का मतलब आप लोगों को जो सरफेस आपने बनाया है उस सरफेस का क्षेत्रफल लिखना है। जो आपने पृष्ठ बनाया है, कैसा पृष्ठ लिया है आपने, गोलाकार पृष्ठ। आपने जो गोला बनाया है उस गोले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r। और आप सब लोगों को जानकारी है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। लेकिन ध्यान से समझना बच्चों, हम लोग अनावश्यक जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं। हम लोग प्राय यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 4 पाई। हमारे चूंकि सूत्र याद है 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन ध्यान रखना आपने जो गाउसीय पृष्ठ बनाया, ये वाला बनाया है गोला, जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r, तो यहां पर आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट। अब आपको मान ज्ञात करना है तीव्रता का, तो यह आ जाएगा और E बराबर Q बट्टे, अब ये 4 पाई आ गया नीचे, 4 पाई एप्सिलॉन 0, r स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा, 1 बट्टे r स्क्वायर। यह बच्चों समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण जब बिंदु बाहर है, यानी बाहर स्थित किसी बिंदु P पर तीव्रता का मान आ गया है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा ये, और वेक्टर E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r स्क्वायर, साथ में आ जाएगा एकांक सदिश r के। हमारे दिक्कत नहीं हो, मेमोरी में बना रहे, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं E आउट, कि हमने ये जो तीव्रता का मान ज्ञात किया है वह खोखले गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर ज्ञात किया है। अब इससे निष्कर्ष भी आप लिख सकते हैं। निष्कर्ष क्या आ गया है, आप कह सकते हैं E आउट, चूंकि Q कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट, तो आप कह सकते हैं E आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ये आप लोगों को समरी में ध्यान रखना है, क्योंकि जब अंत में हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो वहां पर हमें जरूरत पड़ेगी कि बाहर स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता का मान दूरी के साथ में किस प्रकार निर्भर करता था। तो E आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ये बच्चों हमारा जब बिंदु बाहर था, खोखले गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता का मान आ गया। सबके बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, जब अभिष्ट बिंदु खोखले गोले के बाहर था। अब बात कर रहे हैं जब अभिष्ट बिंदु खोखले गोले की सतह पर हो। जब अभिष्ट बिंदु खोखले गोले की सतह पर हो, खोखला गोला बोल दीजिए, आप लोग गोलीय कोश बोल सकते हैं या स्फेरिकल शेल बोल सकते हैं, खोखले गोले की सतह पर हो। ध्यान रखना विद्यार्थियों, परीक्षा में आप लोगों को एक ही चित्र से आपका काम चल जाएगा, आपको बार बार चित्र बनाने की जरूरत नहीं होगी। यह हमारा खोखला गोला है,
जिसका केंद्र O है, कैपिटल R त्रिज्या है। ये आपको दिया हुआ है, कैपिटल R त्रिज्या का यह खोखला गोला है, जिसको एक समान रूप से Q आवेश द्वारा आवेशित किया गया है। अब पहली कंडीशन में तो हमने बात की थी कि अभिष्ट बिंदु कहाँ पर था भाई, खोखले गोले के बाहर। अब बिंदु कहाँ पर है, खोखले गोले की सतह पर। ये बिंदु आ गया, P बिंदु आ गया। ये कहाँ पर हो गया भाई, खोखले गोले की सतह पर। हम लोगों को ध्यान रखना है, जब भी हम अभिष्ट बिंदु की बात करते हैं, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो अंदर हो या सतह पर हो, हमेशा अभिष्ट बिंदु की खोखले गोले के केंद्र से दूरी क्या मानेंगे हम लोग, इससे अलग मान लेंगे। हमने पहले वाले कंडीशन में क्या मानी थी, स्मॉल r, तो अब भी हम क्या मान लेंगे भाई, स्मॉल r मान लेंगे। जब बिंदु बाहर था तब तो आपके सामने स्थिति क्या थी, स्मॉल r का मान कैपिटल R से बड़ा था, तो आपने लिख दिया था स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। अब देख रहे हैं आप लोग स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर है, तो यह आ जाएगा। जब खोखले गोले की सतह पर अभिष्ट बिंदु होता है तो आप लोग लिख देंगे स्मॉल r बराबर कैपिटल R। अब आप लोगों को बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ पर कोई भी प्रकार की कोई भी भाषा या कोई गणना की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों के पास में जो खोखले गोले के बाहर जो तीव्रता का मान आया हुआ है वहां से शुरुआत करनी है। आप लोग क्या लिखेंगे, हम जानते हैं खोखले गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R स्क्वायर R के। ये माना था ना भाई, मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो भी समीकरण थी, एक बार मैं इसको 1 नंबर मान रहा हूँ, हालांकि वो 3 या 4 नंबर समीकरण थी, हमने 1 नंबर मान लिया है। तो आप लिखेंगे हम जानते हैं खोखले गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता का मान इतना। लेकिन अब आपकी कंडीशन क्या है, खोखले गोले की सतह पर अभिष्ट बिंदु है, तो आप क्या बोल देंगे, अभिष्ट बिंदु गोले की सतह पर होने की स्थिति में स्मॉल r बराबर कैपिटल R। इतना लिखकर आप डायरेक्ट लिख देंगे अभिष्ट बिंदु खोखले गोले की सतह पर होने की स्थिति में स्मॉल r बराबर कैपिटल R का प्रयोग समीकरण 1 में करने पर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे, जहां पर भी स्मॉल r है वहां पर क्या आ जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर, और ये आ गया R के। ये विद्यार्थियों जो E का मान आया है ये तो कहाँ था पर था भाई, बाहर, और ये कहाँ पर आ गया, सतह पर, तो आप लोग इसके नीचे लिख देंगे SUR यानी सरफेस, तीव्रता का मान सतह पर। अब सारे बच्चे ध्यान देना, हमारे पास में जो समीकरण नंबर 1 से निष्कर्ष आया हुआ है वो निष्कर्ष क्या था भाई, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। कहने का आशय क्या था, दूरी का मान जब कम होगा तो तीव्रता का मान अधिक होगा। आप देख रहे हैं पहले बिंदु P यहाँ पर था तो दूरी क्या थी भाई, ज्यादा थी। अब बिंदु P नजदीक आ रहा है तो दूरी क्या हो गई, कम हो गई। कम कितनी हो गई, बाहर के लिए जितनी कम होनी थी उतनी कम हो गई, क्योंकि इसके बाद यदि आप दूरी कम करते हैं तो बिंदु कहाँ चला जाएगा, अंदर। तो दूरी जितनी कम होनी थी उतनी कम हो चुकी है। इसका मतलब दूरी जब कम होनी थी उतनी हो गई, तो तीव्रता का मान जितना अधिक बढ़ना था उतना बढ़ चुका है। तो विद्यार्थियों हमारे पास निष्कर्ष आ गया है, ई सरफेस यानी सतह पर तीव्रता का मान क्या होता है, मैक्सिमम। ध्यान रखना विद्यार्थियों, जब अभिष्ट बिंदु खोखले गोले के बाहर था उस समय क्या निष्कर्ष आया था, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और जब बिंदु सतह पर आ गया तब निष्कर्ष क्या आ गया, सतह पर जो तीव्रता का मान है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं, तीसरे केस में आते हैं। परीक्षा की दृष्टि से विद्यार्थियों ये गोले वाले जो आर्टिकल हैं वो महत्वपूर्ण टॉपिकों में आते हैं। अब तीसरी कंडीशन है, अभिष्ट बिंदु खोखले गोले के अंदर हो। अभी चूंकि आप लोगों को मैं नया टॉपिक पढ़ा रहा हूं इसलिए आपको अलग अलग चित्र बना के बताए हैं। आपको परीक्षा में अलग अलग चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, एक से काम चल जाएगा। अभिष्ट बिंदु खोखले गोले के अंदर हो।
ये विद्यार्थियों आपके पास में आर्टिकल की स्थिति क्या है? कैपिटल आर त्रिज्या वाला एक खोखला गोला जिसे Q आवेश द्वारा एक समान रूप से आवेशित किया गया है। पहली कंडीशन में हमारा बिंदु था बाहर, दूसरी कंडीशन में आ गया सतह पर। अब विद्यार्थियों बिंदु P आ गया है अंदर, ये बिंदु P आ गया अंदर। आपको मैंने बात बारंबार बताई है कि हम लोग जब भी बात करेंगे इस बिंदु P की, इस खोखले गोले के केंद्र से दूरी क्या मान लेंगे? इससे अलग हटकर हम लोग क्या मान रहे हैं इस आर्टिकल में? स्मॉल r। तो यह आ गई है अभिष्ट बिंदु P की खोखले गोले के केंद्र से दूरी कितनी आ गई? स्मॉल r। जब बिंदु बाहर था तब तो कंडीशन क्या थी? स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। जब बिंदु सतह पर आ गया स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, और जब बिंदु अंदर आ गया है तो आपके सामने स्थिति है स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। अब बच्चों जब कभी भी गाउस के नियम के प्रयोग की बात आती है हम लोग बार बार एक ही बात सुन रहे हैं, हमें गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बिंदु P अंदर आ गया तो गाउसीय पृष्ठ का निर्माण कैसे करेंगे? जितनी दूरी पर ये बिंदु है खोखले गोले के केंद्र से उतनी त्रिज्या का आप लोग ये गोलाकार गाउसीय पृष्ठ बना लेंगे। ये बन गया हमारा काल्पनिक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ। यहाँ पर भी बच्चों आपको जानकारी है कि तीव्रता का परिमाण तो क्या रहेगा? समान रहेगा। लेकिन विद्यार्थियों हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि कोई भी जो पृष्ठ होता है उससे जब हम फ्लक्स की गणना करते हैं उसमें क्या आता है? फाई बराबर समेशन Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर इस पृष्ठ से जो हमने बनाया है इस पृष्ठ से परिबद्ध कोई आवेश है? इस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश तो कितना है? Q। लेकिन हमने जो पृष्ठ बनाया है इस पृष्ठ से परिबद्ध कोई आवेश है? तो आप लोगों को बच्चों यहाँ पर किसी भी प्रकार का कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। आप लोग लिखेंगे अभिष्ट बिंदु खोखले गोले के अंदर होने की स्थिति में चित्र की भांति स्मॉल r त्रिज्या वाले काल्पनिक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। फिर आप लोग एक लाइन लिखेंगे, चूंकि इस गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध कोई आवेश नहीं है, यानी आप लिख देंगे समेशन Q इज इक्वल टू 0। बिंदु अंदर होने की स्थिति में गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध कोई आवेश नहीं है, अर्थात समेशन Q बराबर 0। जब समेशन Q बराबर 0 आ गया इसका मतलब बच्चों E का मान क्या आ जाएगा? 0। क्योंकि आप लोगों को जानकारी है किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने का कारण क्या होता है? एक या अनेक स्थिर अथवा गतिशील आवेश अथवा परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र। ये भी ध्यान रखना है, आपको मैं पहले पार्ट से याद दिला रहा हूं, ये प्रश्न बन जाता है। तो जब आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या आ गया? 0। यानी आप कह सकते हैं इनसाइड में विद्युत क्षेत्र का मान कितना आ गया? 0। अब हमारे पास में तीनों निष्कर्ष आ चुके हैं। ये आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो गया है। हमारे पास में तीनों निष्कर्ष आ गए हैं। क्या निष्कर्ष आया है? जब बिंदु बाहर था तब तो बच्चों E आउट वाली कंडीशन में क्या था? E आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। दूसरी कंडीशन थी हमारी E सरफेस, जब बिंदु सतह पर था तब ये मान कितना आया था भाई? मैक्सिमम आया था। और तीसरी कंडीशन हमने जब बिंदु अंदर है तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला है? E इनसाइड बराबर 0। अब आप लोगों को परीक्षा में ध्यान रखना बच्चों, इसका जो प्रश्न बनता है वो आता है 4 नंबर का। और प्रश्न कैसे बनता है आप लोग सुन लीजिए। प्रश्न आता है स्थिर विद्युतिकी में गाउस के नियम का उल्लेख कीजिए। 1 नंबर, समरूप आवेशित गोलीय कोश के बाहर तथा अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए। बाहर के लिए 1 नंबर, अंदर के लिए 1 नंबर। और लास्ट में आता है तथा साथ ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ में आलेख भी बनाइए। जब अगला कहे ना आपको आलेख बनाना है तभी आपको आलेख खींचना है, अदरवाइज आपको जितना कहा जाए उतना ही काम करना है, हमें अनावश्यक कुछ भी नहीं करना है। तो 4 नंबर के प्रश्न में प्राय बच्चों आप लोगों को ग्राफ भी खिंचवाया जाता है, नहीं खिंचवाया जाए तो कोई जरूरत नहीं। अब कैसे ग्राफ खींचे ध्यान से समझना। देखो हमारे पास में विद्यार्थियों यह एक खोखला गोला था जिसका केंद्र O था, जिसकी त्रिज्या R थी, जिसको आपने एक समान रूप Q से आवेशित कर रखा था। ये आपको कंडीशन दी हुई थी पहले से।
अब हमें यहाँ पर इस खोखले गोले के लिए तीव्रता का दूरी के साथ में वितरण वक्र खींचना है। आपको देखो आसान तरीका बता रहा हूं मैं। ये आपने ले लिया है बच्चों अक्ष, ये ले लिया अक्ष, ये आ गया है अक्ष पर जो गोले का केंद्र है उसको मूल बिंदु मान लिया। गोले की त्रिज्या कितनी है r, तो आपने इधर एक ये खोखले गोले की त्रिज्या आ गई है r, ये आ गया इधर, ये भी खोखले गोले की त्रिज्या r, यानी ये वाला क्षेत्र तो आ गया है बाहर का, ये तो है बाहर, ये भी है बाहर। और सतह पर क्या था बच्चों, सतह पर है अधिकतम, तो ये y अक्ष आ जाएगा। y अक्ष पर E का मान क्या आ गया है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, y अक्ष पर तो ले रहे हैं तीव्रता, ये आ गई y अक्ष। y अक्ष पर सतह पर क्या मान आया, अधिकतम, तो आप लोग लिख देंगे यहाँ पर E मैक्सिमम आ गया भाई, E मैक्सिमम आ गया। ये तो हो गया हमारा अक्ष अक्ष पर ले रहे हैं आप लोग दूरी r। y अक्ष पर आप क्या ले रहे हैं, तीव्रता। तो सतह वाले में तो E का मान मैक्सिमम है, E कहाँ पर लिया आपने, y अक्ष पर, तो y अक्ष पर E का मान अधिकतम आ गया। अब बाहर की कंडीशन क्या है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। दूरी बढ़ती जाती है तो तीव्रता का मान घटता जाता है, दूरी बढ़ती जाती है तीव्रता का मान घटता जाता है। ये आ गया बच्चों E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ये आ गया है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब बात आती है अंदर स्थित बिंदु के लिए, क्या मान आया है, E इनसाइड बराबर 0। आपको जानकारी है अक्ष पर तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y अक्ष पर अक्ष कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये हमारा अक्ष है, अक्ष पर किसका मान 0 होगा, y कोऑर्डिनेट क्या है, E, तो E बराबर 0 कहाँ पर आ गया, ये आ गया अंदर, E बराबर 0, आपको इतना लिखना है, E बराबर 0, E बराबर 0। ये विद्यार्थियों समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तीनों कंडीशन में आ गया है। बिंदु बाहर था, बिंदु सतह पर था और बिंदु अंदर था। और अंत में हमने क्या किया है, समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ में आलेख भी बना लिया है। सब बच्चों के बात समझ में आ गई। इसके बाद में विद्यार्थियों हम लोग जो दूसरा अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, सेम इसकी नकल है, केवल मात्र नाम चेंज होगा। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो क्या है, समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जहां जहां हम लोगों ने नाम लिखा है कैपिटल R त्रिज्या का समरूप आवेशित गोले कोश, वहां क्या आएगा, कैपिटल R त्रिज्या का एक चालक गोला। लेकिन उसके पूर्व आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी, आप लोग ध्यान देना, एक प्रश्न नोट कीजिए। इस प्रश्न को परीक्षा में कई बार हूबहू पूछा भी गया है और इस प्रश्न के उत्तर के आधार पर आपको यदि याद है तो अब मैंने कल एक बात बताई थी, जब हम लोग अपरिमित अचालक समरूप आवेशित परत की बात कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि अचालक परत होने से दिया गया आवेश अंदर ही वितरित हो जाता है और चालक की कंडीशन में आवेश बाह्य पृष्ठ पर वितरित होता है। तब मैंने आपको कहा था कि इसको बताऊंगा कि चालक वाली कंडीशन में आवेश बाहरी पृष्ठ पर वितरित क्यों होता है। तो आप इसका प्रश्न नोट कीजिए। प्रश्न क्या बन रहा है, नोट कीजिए। क्या कारण है चालक को दिया गया आवेश उसके अंदर नहीं रहकर बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। ये प्रश्न इस रूप में पूछ लेते हैं, कई बार इस प्रश्न को ऐसे पूछ लेते हैं, चालक को दिया गया आवेश अंदर नहीं रहकर बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, क्यों। अब आप लोग पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए, लास्ट में उत्तर लिखवा दूंगा। ये बच्चों मान लीजिए कोई चालक है, चालक को आप लोग क्या कर रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। मान लीजिए कितना आवेश दिया आपने, Q आवेश दिया। हम सब लोगों को 9वीं 10वीं की विज्ञान में हमारे सर एक बात हमें भली भांति सिखा देते हैं, चालकों का मतलब क्या होता है, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चालकों के बारे में आपको ध्यान है, जैसे ये Mg है, ये Mg इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं 282, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तुरंत क्या आ जाएगा, Mg+2 में। तो कहने का मतलब क्या आ गया भाई, चालकों में क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं भाई, ऋणावेशित, ये ऋणावेशित मुक्त इलेक्ट्रॉन है, चालकों में ऋणावेशित मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जब हम चालक को
आवेश देते हैं, आवेशित करते हैं। आवेश देने का मतलब क्या हो गया? आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और चालकों में क्या है भाई? ऋणावेशित मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस ऋणावेशित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर जब आपने आवेश दिया है तो विद्युत क्षेत्र के कारण से विद्यार्थियों मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगेगा? बल लगेगा। आपको जानकारी है विद्युत क्षेत्र के कारण से लगने वाला जो बल होता है उसका मान क्या होता है? F बराबर QE। तीव्रता वाली परिभाषा में आपने पढ़ा था ना उस समय, E बराबर F बट्टे Q0। हमने उस समय Q0 लिया था। इसका मतलब F बराबर क्या हो गया? वज्र गुणा कर दिया Q0 इंटू E, तो F बराबर क्या हो गया? QE। Q क्या माना हमने? आवेश। किस पर आवेश माना है? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऋणावेशित मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालकों में क्या पाए जाते हैं? ऋणावेशित मुक्त इलेक्ट्रॉन। इन ऋणावेशित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर जो आपने चालक को आवेश दिया है उसके कारण से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उस विद्युत क्षेत्र के कारण ऋणावेशित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है। और आपको जानकारी है बच्चों, जब बल लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? ऋणावेशित, तो बल लगने से ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत गति करेंगे। और इनकी ये जो गति होती है, इस गति को हम लोग बच्चों बोलते हैं अपवहन गति, ड्रिफ्ट मोशन बोलते हैं। इनकी यह जो अपवहन गति है वो जारी रहेगी। कब तक जारी रहेगी? जब तक कि चालक के भीतर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं हो जाता है। जो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है ऋणावेशित, इनमें विद्युत क्षेत्र के कारण से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जो गति हो रही है जिसको हम बोल रहे हैं अपवहन गति, अपवहन क्रिया, ये कब तक जारी रहेगी? जब तक कि चालक के भीतर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं हो जाता है। और अभी हम लोग बार बार ये बात पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र शून्य होने का मतलब क्या है? वहां पर कोई आवेश नहीं है। तो आवेश जो आपने दिया था वो विद्युत क्षेत्र शून्य हो गया। यहाँ पर क्यों हो गया? क्योंकि इनकी जो गति है वो कब तक रहेगी? जब तक कि चालक के भीतर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं हो जाता है। इसका मतलब जो आपने आवेश दिया है वो कहाँ चला गया? फिर अंदर नहीं है, अभी तो कहाँ वितरित हो गया? बाहर वितरित हो गया। इसका मतलब बच्चों ये कंडीशन सेम वैसी ही हो गई चालक गोले के लिए जो कंडीशन हमारी खोखले गोले के लिए थी, जो कंडीशन हमारी समरूप आवेशित गोलीय कोश के लिए थी। अब इसका आंसर नोट कीजिए, आप नोट कीजिए, उत्तर लिखो। हम जानते हैं चालकों में ऋणावेशित मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब किसी चालक को आवेशित करते हैं तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण ऋणावेशित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है। ये ऋणावेशित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करना शुरू करते हैं। इनकी इस प्रकार की गति को अपवहन गति कहते हैं। यह अपवहन गति, यह अपवहन क्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि चालक के भीतर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं हो जाता है। और यह तभी संभव है जब चालक के भीतर कोई आवेश नहीं हो, अर्थात दिया गया संपूर्ण आवेश इसके अंदर नहीं रहकर बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, कोई पूछे आप लोगों से क्या कारण है चालक को दिया गया आवेश अंदर नहीं रहकर बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। एक बार पुनः सुन लीजिए, चालक को जब आवेश देते हैं, आवेशित किया जाता है, तो चालक में स्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के कारण से बल लगता है। बल के प्रभाव से अपवहन गति होती है। अपवहन गति कब तक रहेगी? जब तक कि चालक के भीतर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं हो जाता है। और चालक के भीतर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान शून्य तभी हो सकता है जब चालक के भीतर कोई आवेश नहीं हो। इसका मतलब दिया गया संपूर्ण आवेश कहाँ पर आ गया? बाह्य पृष्ठ पर। तो विद्यार्थियों, अब हम लोग जो दूसरा आर्टिकल शुरू कर रहे हैं उसमें हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होगी। अब दूसरा आर्टिकल क्या हो गया हमारा? समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें भी वही 3 कंडीशन आएगी। एक कंडीशन अभिष्ट बिंदु चालक गोले के बाहर है, दूसरी कंडीशन आएगी अभिष्ट बिंदु चालक गोले की सतह पर है, और तीसरी कंडीशन आएगी चालक गोले के अंदर हो। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, आप लोगों ने जो खोखले गोले वाला आर्टिकल पढ़ा है ठीक उसी की पुनरावृत्ति करनी है, लेकिन पुनरावृत्ति में ध्यान रखना है जहां नाम आएगा वहां पर आपको ये नाम लिखना। ध्यान से समझना। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये चालक गोला बना दिया, केंद्र जिसका O, त्रिज्या जिसकी R। 1 मिनट समझ लीजिए, केवल 1-2 लाइन है ना शुरुआत वाली, उस पर ध्यान देना है। आप बोलेंगे कैपिटल R त्रिज्या वाला एक चालक गोला जिसे Q आवेश द्वारा एक समान रूप से आवेशित करते हैं। हम जानते हैं चालक को दिया गया आवेश उसके अंदर नहीं रहकर बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। ये लाइन लिखने के बाद में बच्चों आपका जो आर्टिकल खोखले गोले वाला था सेम वही आर्टिकल बन गया। यानी अब आप लोगों का जो आंसर शीट में उतारने का कार्यक्रम रहेगा वो ये बन जाएगा, कैपिटल R त्रिज्या वाला एक चालक गोला, जो आपने उस समय लिखा था ना भाई, कैपिटल R त्रिज्या वाला एक खोखला गोला, उस खोखले गोले के नाम क्या जाएगा, कैपिटल R त्रिज्या वाला एक चालक गोला जिसे स्मॉल q आवेश द्वारा एक समान रूप से आवेशित किया जाता है। अब आपका जो पहली वाली कंडीशन में उतारना हुआ, इसको समझ लीजिए, सेम वो की वो प्रक्रिया बता रहा हूं आपको। इस चालक गोले के बाहर गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करने के लिए जो आपने खोखले गोले में काम किया उसी की पुनरावृत्ति करनी है। आप लोग लिखेंगे चालक गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए चित्र की भांति स्मॉल r त्रिज्या वाले काल्पनिक गोलाकार गाउस पृष्ठ का निर्माण करते हैं। फिर वही बात, गोलीय पृष्ठ होने से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तो सर्वत्र समान रहेगा, परंतु इसकी दिशा हमेशा अभिष्ट बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश वेक्टर ई। फिर आप क्या कहेंगे, क्षेत्रफल अल्पांश, जो वहां पर बात कही थी वो की वो बात, क्षेत्रफल अल्पांश वेक्टर ds की दिशा भी। अब जो बच्चे नहीं समझ पाए वो एक बार पुनः ध्यान दे लीजिए। यहां से यदि आप कोई टुकड़ा बाहर खींचेंगे तो विद्यार्थियों आपका हाथ इस दिशा में जाएगा, आपका हाथ जिस दिशा में जा रहा है वही दिशा हो गई है क्षेत्रफल अल्पांश की वेक्टर ds की। अब देखो वही आर्टिकल बन गया, चालक गोला वाला मान सेम वही आएंगे जो खोखले गोले के लिए थे, सेम वही ग्राफ आएगा, केवल मात्र नाम चेंज करना है। जहां जहां आपने खोखला गोला लिखा था वहां वहां क्या लिखेंगे, चालक गोला। तो आज हमारे ये गाउस के नियम के 2 आर्टिकल खत्म हो गई हैं, एक आखिरी तीसरा आर्टिकल और उसके साथ में एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको हम लोग कल पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से आशा है जो मैं पढ़ाता जा रहा हूं उसको साथ साथ अपनी आप फेयर कॉपी में नोट्स के रूप में उतारते जाइए, उसको याद करते जाइए। जहां कहीं भी दिक्कत है हम लोग उसको अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, और अब तो भगवान की कृपा से हमारे शीघ्र स्कूल भी खुलने वाले हैं तो उस समय हम लोग इसकी चर्चा कर लेंगे। आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।